हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। क्लास 11th के बच्चे आज बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में भी है और फिजिक्स में भी है। मुझे लगता है अभी तक मैथमेटिक्स में आपने नहीं पढ़ा होगा। हम फिजिक्स में उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत यूजफुल है। और चैप्टर का नाम है बच्चों वेक्टर्स। जब हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ते हैं, एक्चुअली क्या है कि ये मोशन इन ए प्लेन का एक पार्ट है। ये जो मोशन इन ए प्लेन है इसका एक पार्ट है वेक्टर। लेकिन ये केवल इसका ही पार्ट नहीं है। जब भी हम आगे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स का एक नया कंसेप्ट आपके सामने आएगा। चीज़ों को बताने का तरीका जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप सिंपली ऐसे नहीं लिख पाओगे कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी या 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी होगी, ये हम नहीं लिख पाएंगे। इसके साथ ही अपने को सिंबॉलिक फॉर्म अपनानी पड़ेगी और उसका एक रूप है वेक्टर। वेक्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत यूजफुल रहेगा जब तक आपको साइंस पढ़नी है, जब तक आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़नी है, हमेशा काम आने वाली चीज है। तो आज हम इस वेक्टर को एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बेसिक डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। चलो, कॉपी और पेन आपने उठा ली होगी। कॉपी और पेन बहुत जरूरी है। अब शुरू करते हैं वेक्टर। देखो बच्चों, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तीन तरह की होती है। पहली होती है स्केलर्स। कैसी होती है? स्केलर्स। सेकेंड है बच्चों वेक्टर्स। थर्ड है टेंसर्स। टेंसर्स हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बीएससी जब आप करेंगे तब पढ़ेंगे। क्लास 12 तक टेंसर का कोई विशेष काम नहीं है। क्लास 12 तक हम स्केलर और वेक्टर्स, अब तक आप लोग जितना पढ़ रहे थे वो ज़्यादातर स्केलर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर दोनों। टेंसर वो होती है जो दोनों नहीं होते। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्केलर से। स्केलर का क्या खास बात होती है, किस तरह की क्वांटिटीज होती है? वो सारी क्वांटिटीज which has magnitude only, वो सारी क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। सारा गेम डायरेक्शन का है। जितनी भी क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो सारी क्या होंगी? स्केलर होंगी। दूसरा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट में बी गंदा सा इट में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर, या मैं कहूंगी ए सिंगल नंबर, एंड इट्स यूनिट। आपने नंबर लिख दिया और उसकी यूनिट लिख दी। अच्छा, एक और इसकी क्या खास बात होती है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो कि स्केलर्स है क्या। जैसे मान लो आपने टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर के बाद आपको पूछा गया कि टेम्परेचर कितना है, तो आपने क्या कहा? 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि इसमें एक नंबर लिखी हुई है और इसका एक यूनिट लिखी हुई है सेल्सियस। यह मैं कहूँ कि आपको कहा जाए कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने, तो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे? मान लो 12 किलोमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नंबर लिखी हुई है और उसकी यूनिट लिखी हुई है। केवल हम इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल नंबर और यूनिट से ही इसको बताते हैं। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। 45 डिग्री क्या है? मैग्नीट्यूड है और कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस क्या है? 12 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है उसका, कितनी दूर चले
उसका मैग्नीट्यूड है। देयर इज नो डिस्टेंस डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये स्केलर है। और सबसे लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम कैन बी एडेड, इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड एल्जेब्रिकली। अरे भाई एल्जेब्रा में जैसे नहीं करते प्लस माइनस, आपको कहा गया टोटल टेम्परेचर 5 डिग्री था लद्दाख में और 10 डिग्री बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया, 5 + 10 = 15 डिग्री। सिंपल, समझ गए। पहले ए ने पहले 1 घंटे में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ए ने दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, 25 किलोमीटर। जैसा हम अमूमन रोजमर्रा में करते हैं, एल्जेब्रिकली जो आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे ही होगा जैसे हम एल्जेब्रिक नॉर्मली करते हैं। इसका कुछ खास तरीका नहीं। अब आ जाते हैं कोई वेक्टर्स। आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक। चलो वेक्टर्स की हम बात करें, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करें, बैठ जाएं और इसको पहले लिखें, क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं तो कितना ही हम समझ ले बढ़िया बढ़िया गुड्डी हो जाएगा, मन में समझ में आता रहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर्स। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है, तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude and direction both, जिसकी दोनों मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन भी उसमें लिखी हो तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहें। सेकंड है, इसको कैसे हम, क्या आया था सेकंड, इसके लिए अंदर हमने क्या बताया था, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन वाला बात है। लेकिन पहले देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कौन कौन से, जैसे वेलोसिटी ऐसे बताएंगे 2 km/h नॉर्थ मतलब नॉर्थ साइड में जा रही है गाड़ी, डायरेक्शन बता दी ना। तो ये वेलोसिटी हो, या प्लस माइनस इसको दिखाएंगे, वो भी एक तरह की डायरेक्शन होगी। तो एग्जांपल वेलोसिटी, एस्केलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब इसके एग्जांपल है, किसके, वेक्टर्स। इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, जैसे आपने लिखा कि 5 किलोमीटर वेलोसिटी इस साइड में है पर आवर, और यहाँ पर 10 km/h से इस साइड में चला तो कि भाई टोटल स्पीड कितनी हो गई, 5 और 10, नो नेवर। इसका हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, या इसको मल्टीप्लिकेशन को अपन बाद में लेंगे, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय, एक नया टर्म लिख रहा हूँ, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या लॉज है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी में आज ही आगे आएगा अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इनसे प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, तो हमें ये दो लॉ लगाने पड़ेंगे। आप एल्जेब्रिकली इनको ऐड नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में है इट कैन बी represented as v वेक्टर, जैसे वेलोसिटी है तो, a वेक्टर अगर एक्सीलरेशन है तो, डिस्प्लेसमेंट है तो s वेक्टर, या कुछ और नाम दे सकते हैं,
बी वेक्टर भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके दो तरीके, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आपने लिखा कि ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, इसका मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको इसके ऊपर एक एरो बनाना है जो आगे की साइड में जाएगा, उल्टा मत बनाना, सामने की साइड। ये कन्वेंशन है। ये ए वेक्टर का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। बुक में इसको लिखने का एक तरीका है कि इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको गहरा कर देते हैं, बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमें तो एरो लगाना पड़ेगा, हम किस किस को बोल्ड करेंगे, है ना, और वो अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ये बोल्ड है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने लिए सबसे इजीएस्ट तरीका होगा कि हम इसके ऊपर वेक्टर लगा दें। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, वो या तो हम इसको यूं बताएंगे जब अपन लिख रहे हैं, अपन पेन से लिख रहे हैं या हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो इसका बोल्ड हटा देंगे। अगर सिंपली ए आपने लिखा है, इसका मीनिंग है कि इसका इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, इसमें भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड बताने का तरीका। तो ये बेसिक्स है। टेंसर क्या होता है आपको केवल इतना समझना है कि जो ये भी नहीं है, जो ये भी नहीं है, वो टेंसर है। ठीक है, इससे आगे हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका एग्जांपल होता है करंट। इसका एग्जांपल क्या होता है, करंट। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसको क्लास 12 में, ज्यादा उसके ऊपर गौर नहीं करना। अभी हम स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको मैग्नीट्यूड बताने का तरीका आगे सामने समझ में आ गया होगा। मॉड्यूलस लगाएंगे, दोनों तरफ मोड लगाते ही ये मैग्नीट्यूड हो गया। या इसको है ना लाइट केस में लिख देंगे। लाइट केस का मतलब है विदाउट बोल्ड, विदाउट बोल्ड, लाइट केस। ठीक है, ये बोल्ड केस में है, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, अब हम कुछ और इसके अंदर कंसेप्ट पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, और आपको अगर जितना सिंपल मैं आज बता रहा हूँ, शायद आपको इतना सिंपली बताने कहीं भी समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बड़े आराम से इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज पढ़ते जाओ। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वेक्टर्स में, न ऐड कर पाते हैं न कुछ। चलते हैं कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, इसकी फील लेने वाले हैं, कैसा वेक्टर होगा, कैसे अपन एरो लगाएंगे, किसको हम वेक्टर कहेंगे। तो बच्चों देखो, एक मैंने ये ले लिया यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझते हैं, तो मैंने ले लिया कि इस रेफरेंस से मैं इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मैंने लिए हैं, जिसके प्रति आप फेमिलियर है, मैं इस पॉइंट से सारी डिस्टेंस मेजर करने वाला। ठीक है, और मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की क्या फील है, आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप विजुअलाइज कर सके चीजों। तो बच्चों मान लो कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ इस पॉइंट P पर है। तो इसका जो ये पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन क्या होगी कि इसकी डायरेक्ट यहाँ से ये जो चीज है, ये जो लेंथ है, इसको मैं लूंगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ले ली मैंने R। पोजीशन वेक्टर ऑफ P एक पोजीशन है, पॉइंट है, इसका वेक्टर मैंने क्या लिया R। तो मुझे वेक्टर का इसके ऊपर एरो लगाना हो, इसके ऊपर भी मुझे एरो लगाना हो। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वेक्टर बताने का तरीका है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद में ये पॉइंट पहुंच गया, ये पार्टिकल पहुंच गया P डैश पे। P डैश पे पहुंचने का मतलब है कि यहां से कुछ समय बाद यहाँ इसको, ये ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां चला है। तो ये जो नया पोजीशन वेक्टर होगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ P डैश इट विल बी इक्वल टू R डैश वेक्टर। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। जो P डैश है ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया? और ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर मुझे एरो लगाना। ये आपको फील आनी चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। इसमें फर्क क्या है, ये टाइम के साथ चेंज हुआ है, ठीक है, ये भी टाइम के साथ चेंज हुआ है, लेकिन ये इसी पोजीशन को बता रहा है कि आर डैश। और जब हम इसको निकालेंगे P डैश को, आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे इसको तो ऐसे निकालेंगे R डैश माइनस R, ठीक है, ये आगे जाके आपको निकालेंगे। तो यही कमाल की बात है, वेक्टर का एडिशन अलग ढंग से होने वाला है। चलो इसके ऊपर आप ज्यादा गौर मत करो, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी आप ये समझो कि पोजीशन वेक्टर कैसा होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होता है। एक और एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लेने वाले हैं हम। मान लीजिए एक पॉइंट है इस P पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया R वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, R वेक्टर। ये समय बाद में ये पहले इधर गया, P से Q पे गया, Q से फिर ऊपर गया, मान लीजिए R पर गया, फिर R से यहां आ गया, यहां आ गया, और ये आ गया आपका P डैश, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब इसको हमें निकालना है कि P डैश, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं आपको साफ दिखे, ये हो गया P डैश। अब क्या होगा बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा R डैश वेक्टर, P डैश, और P का क्या था, R वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा काउंट होगा, ये P डैश इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई इनिशियल पोजीशन यह है, और ये कहां जाके आया इसे, इसको कोई मतलब नहीं है अब क्या पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इनके हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, पाथ लेंथ ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके, पाथ लेंथ के। बराबर भी हो सकता है, मान लो कि ये यहीं से यहीं गया है ना, तो ये आपका हो गया पाथ लेंथ, पाथ लेंथ भी उतनी है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही। लेकिन मान लो ये घूम के गया तो पाथ लेंथ तो ज्यादा होगी ना, बराबर, इससे छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है पाथ लेंथ, या मैं कहूं डिस्टेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बी लेस देन और इक्वल टू द पाथ लेंथ और डिस्टेंस। तो बच्चों ये बात होगी हमारी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। आप लोगों को फील आई होगी, समझ में आया होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। धीरे धीरे समझ जाओ, अगर कम भी समझ में आ रहा है आपको, वीडियो को पूरा देखोगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, साफ कर दो इसको। अब हम देखेंगे कि इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं। अरे भाई इक्वल वेक्टर का क्या कंसेप्ट है, कब हम कहेंगे कि वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, इक्वल वेक्टर्स। मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर लिया A, मैंने एक वेक्टर लिया A, दूसरा वेक्टर लिया मैंने B, क्या वेक्टर लिया B, डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन ये, मैग्नीट्यूड ये इतना है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन, ये B का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन। अब मैं कब कहूंगा कि A वेक्टर B के इक्वल होगा, कब ऐसा कब होगा, जब मैं
इस टेल को उठाकर यहां नहीं रख दूं, इसकी पूंछ को उठा के यहां रख दूं। कहने का मतलब ये है कि इसको पूरे को उठा के मैं यहां रख दूं, इससे कोइंसाइड कर दूं। if we coincide tails of two vectors, अगर मैं इसकी पूंछ को एक जगह कर दूं यानी कोइंसाइड कर दूं तो क्या होगा, we get that heads of two vectors coincides automatically, बहुत बढ़िया, automatically we can say, तब हम कह सकते हैं that A vector is equal to B vector। इसकी पूंछ को यहां रखा तो हेड ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया, यानी ये पूरा इसको कवर करता है। अच्छा, तो बताओ बच्चों कि ये जो दो वेक्टर मैं ले रहा हूं A और इसी लेंथ का ये B है, क्या दोनों इक्वल है? ये और ये दोनों इक्वल है, जबकि A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इट इज गिवन। क्या ये इक्वल है बच्चों? क्या ये इक्वल वेक्टर्स है? उठा के रखो, देखें, इसको उठाया, हेड से यहां रखा, क्या हेड से हेड मिला? अरे इसको उठाया, यहां रखा, भाई डायरेक्शन तो हम नहीं बदल सकते ना, इसको यहां रखा, ये दोनों इक्वल लेंथ है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या हेड से हेड मिला? नहीं मिला। हेड से हेड नहीं मिला, इसका मतलब A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर because their directions are different। डायरेक्शंस अलग है, मैग्नीट्यूड भले इक्वल हो, मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दिया हुआ है, लेकिन ये इक्वल नहीं है बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। यहां पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। So if direction and magnitude both are equal, we can say that these two vectors are equal। समझ में आ गया? समझ में आना भी चाहिए, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। इक्वल वेक्टर्स क्लियर हो गया? जैसे जैसे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया फील आने वाली। बच्चों अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा चैप्टर। अब बच्चों हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर, और ये रियल नंबर बुक में ली हुई है लैम्डा, इसलिए मैं भी यहां पर लैम्डा लिख देता, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो बच्चों, जब मैं इस लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं करना है, ये लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा। तो इसे इसके ऊपर फर्क क्या क्या पड़ने वाला है, ये मैं इसकी फील दे रहा हूं आपको। ये मैंने ए लिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो ये ऐसा हो गया, ये ए है, ये 2a हो गया। हाँ, क्या चेंज आया इसमें? इसमें 2 चेंज आए। मैग्नीट्यूड विल बी, पहला चेंज क्या है? मैग्नीट्यूड विल बी, भाई दो ही तो चीजें हैं इसमें, क्या क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड विल बी लैम्डा टाइम्स, नया मैग्नीट्यूड क्या होगा? लैम्डा टाइम्स होगा। यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया। अच्छा, दूसरा डायरेक्शन में क्या चेंज आया? नो चेंज इन डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं आया। ये कब आया? when lambda is greater than 0, तभी ये सेकंड कंडीशन लागू होगी। अगर लेस देन हो, अब सेकंड लेते हैं, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल हो गया, डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर मुझे कहा जाए कि ये ए है
बढ़िया सा सुंदर सा वेक्टर है ए, है ना। एरो क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3a हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है, वही जो पहले थे, 1 2 3 टाइम्स हो गया 3a। समझ में आ गया आपके? अच्छा चलो, अगर ये नहीं होकर लैम्डा लेस देन 0, यानी लैम्डा लेस देन मतलब नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव हो, तो मैं क्या करूंगा, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे a आया, अगर मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई करने से इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन है वो पलट जाएगी, जिधर है उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। समझ में आया? एक की जगह क्या हो जाएगी, माइनस, जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे घूम जाए, माइनस से मल्टीप्लाई करते 180 डिग्री पर घूम जाएगा। अगर मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, मुझे कहा जाए कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, तो भी ये घूम जाएगा। शर्त क्या होगी कि इसकी लेंथ है वो डबल हो जाएगी, -2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये -2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज होगी, ए इस डायरेक्शन में तो माइनस इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन पकड़ ली, और फिर ये इसका मतलब डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मैग्नीट्यूड का तो वही हाल है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है कोई चेंज नहीं आएगा डायरेक्शन, मतलब प्लस में है तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन पलट जाएगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई कैसे करें, ज्यादा बात नहीं करेंगे, जितना कंसेप्ट है उतना बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसको वीडियो को मैं लंबा खींचना चाहूँ तो 1 घंटे तक बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। चलो अब लेते हैं बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट, इसके छोटी छोटी चीजें ले रहे हैं, नल वेक्टर। 2 वेक्टर और बताएंगे, फिर आपको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो क्लियर करना है। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है, नाम से दिख रहा है नल, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कुछ नल वेक्टर, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 0 के ऊपर एरो लगा दिए, नल वेक्टर हो गया। एक्चुअली नल वेक्टर है क्या, नल वेक्टर इज सम ऑफ a vector and its opposite vector, opposite vector, यानी वेक्टर a और इसका अपोजिट माइनस है, इन दोनों का मैं सम करूं तो क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। a और -a का सम कर दूं तो क्या आ जाएगा, अरे -a का सम हो गया तो वेक्टर क्या आएगा, 0 वेक्टर। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये समझ में नहीं आया आपको, ये a है और ये -a है, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, देयर विल नॉट बी एनी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज 0। प्रॉपर्टी देख लेते हैं नल वेक्टर, 1 नंबर का सवाल आता है कई बार। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है कि नल वेक्टर की नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, 0 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों इसका, 0 है, इसीलिए इसको 0 वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो फिर ये काम क्या आता है भाई, जब 0 है, डायरेक्शन है नहीं, तो काम क्या आता है, बहुत काम आता है। कैसे, एक तो किसी भी वेक्टर में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वही वेक्टर वापस आ जाएगा,
और क्या खास बात होती है, किसी भी वेक्टर को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर ही मिलेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन को हो गया जाना पहचाना। एक आदमी ने टी टाइम पे यहां गया और अगले टी टाइम में वापस यही आ गया, तो पहुंचने का वेक्टर ए, वापस आने का माइनस ए, दोनों को ऐड किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें? जीरो वेक्टर, because the object is moving from the initial position and coming back to that position, then we can say the displacement is zero, and displacement is a vector quantity, so we can say it is only represented by zero vector। बड़ा मजा आया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, गए वहीं वापस आ गए जीरो वेक्टर। भाई वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू स्टेट में राइट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बड़ी खुशी होती है तो बच्चे कहते हैं ये समझ में नहीं आया सर, इसमें क्या कमी रहेगी सर, क्योंकि सिंपल समझाते हैं ना, चीज़ों को बिल्कुल सिंपल बताते हैं तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बढ़िया से वेक्टर की जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया वेक्टर है, ये लास्ट है, इसके बाद में अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चलेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या काम आता है? जब हमने नल वेक्टर पढ़ लिया तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ते हैं, कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं ये हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को बताने का तरीका क्या होता है। ये ए वेक्टर है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऐसे बताते हैं, और दूसरी चीज डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए एक ऐसा लिखा होता है पास में, एन कैप बोलते क्या है इसको? एन कैप, क्या बोलते हैं? एन कैप, कैप लगी होती है इसके। तो जो ये दो चीजें हैं, ये क्या काम आती है? मैग्नीट्यूड के। और ये क्या काम आता है? ये आता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के काम आता है। अब मुझे ये बताओ कि मैग्नीट्यूड को किससे गुणा करेंगे इस पर कोई फर्क ना पड़े? 1 से। भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। एन कैप का मैग्नीट्यूड है 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड है 1। सो एन कैप इज कॉल्ड, जिसके कैप लगी है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। कैसा है वो? यूनिट वेक्टर। दूसरी इसकी क्या खास बात होती है? इट हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन के बाद अगले पॉइंट में करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका अगला पॉइंट है इट हैज डायरेक्शन ओनली, या इट इज यूज्ड टू टेल द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताने के काम। और सबसे पॉपुलर यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, आगे पढ़ेंगे अपन इसको भी, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सबसे पॉपुलर है। ये आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। अरे एक्स डायरेक्शन समझते हो ना आप लोग, एक्स वाई ऐसा होता है ना, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों 90 डिग्री पे, एक्स वाई एंड जेड। तो ये एक्स डायरेक्शन में हम जो भी यूनिट वेक्टर लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे? आई वेक्टर। जे कैप को हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन।
और k कैप हो गया यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। आई जे एंड के। अब बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। एडिशन में आपको सब्ट्रैक्शन बता देंगे, एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन बता देंगे। पहले हम एडिशन सीखते हैं। अलग अलग गाइड में, अलग अलग बुक्स में इसको डिफरेंट वे में बताया हुआ है, अलग अलग तरीके से बताया। मैं मानता हूं कि मेरा तरीका सबसे सिंपल है। हो सकता है आपको कोई ट्रिक बताए, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला कुछ और बताए, लेकिन मैं जो बताऊंगा पहली बार में समझ में आ जाए। कैसे? देखो, मुझे ऐड करना है, एक वेक्टर मैंने ले लिया ए और दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने बी। अलग अलग डायरेक्शन में ले लिया, अलग अलग मैग्नीट्यूड में ले लिया। ये छोटा है, ये बड़ा है ना। मैग्नीट्यूड इसी से लंबाई से पता चले, है ना, लंबाई से मैग्नीट्यूड का पता चले। डायरेक्शन एरो की जो डायरेक्शन होगी वो उस वेक्टर की डायरेक्शन है। मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करने के लिए निकालना है। ये आपको निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये आर वेक्टर निकालना है। आर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। भाई दोनों को जोड़ लिया तो क्या रिजल्ट आया, वो रिजल्ट बताने वाला वेक्टर आर होगा। तो मुझे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ए जैसा है वैसा बनाना है, उसी डायरेक्शन में। जैसा है वैसा बनाना है, उसी डायरेक्शन में। इसको हम पैरेलल कहीं भी घुमा सकते हैं। इसको जैसे ये है ना वेक्टर, इसको मैं ऐसे ऐसे करके कहीं ले जा सकता हूं, इसको मैं ऐसे ऐसे करके कहीं भी ले जा सकता हूं, लेकिन मैं इसको घुमा नहीं सकता, इसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, ये चीज समझ में आ गई तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये है ना, मैं ऐसे ऊपर ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत, लेकिन इसको मैं घुमा नहीं सकता, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, इसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल जाएगा, दोनों चीजों से वेक्टर बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि पहला वेक्टर जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसके हेड से जाकर इसकी टेल लग जाए। इसका हेड कहाँ है, ये रहा, इसकी टेल कहाँ है, यहाँ रही। इसको उठा के वहां ले जाओ, ऐसे कैसे, पैरेलल। कैसे ले जाना, पैरेलल। ये लो, ये ले गया, लेंथ वही की वही, डायरेक्शन वही की, है ना। अब क्या करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को मिला देना। ये जो वेक्टर आया है इसके अंदर यहां एरो लगाना है लास्ट में। ये जो वेक्टर आया ये आर वेक्टर क्या बना, ये आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, सम है। क्या बना ये, कैसी डिजाइन बनी, ट्राइंगल बना। सो इट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बहुत बड़े, इसके ऊपर तो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, एक एक लेसन करा देते हैं लोग, कहते हैं ये चैप्टर है ट्राइंगल लॉ ऑफ। इतना ही समझना है कि पहले वेक्टर को जहां है वही रखना है, दूसरे वेक्टर को इधर उधर खिसकाना है और सीधा ले जाके इसके हेड से इसकी टेल मिला देनी। जो भी बनेगा उसको हम मिला देंगे। एक और लेते हैं, देखो बहुत बढ़िया सा, ये आपका हो गया, ए ऐसा हो गया इस बार और बी ऐसा है, और मुझे कहा गया कि ए प्लस बी निकालो भाई। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए को वैसा का वैसा ही रख लिया, बी को मैं नीचे लाया, फिर इधर लाया। मुझे क्या करना है, इस बी की टेल को इसके हेड पे मिला देना, सेम इसी पोजीशन से इसको इससे ज्वाइन किया, ये बन गया आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, ये आपका आ गया आर। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसको और आसान बना रहे हैं और पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने कितने लॉ पढ़ लिए।
ये हो गया आपका a प्लस बी। क्या आया बच्चों, अंदर लिख देता हूं, ये क्या आया a प्लस बी। मुझे कोई कहे कि आप b प्लस a निकालो, तो a तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, इतना थोड़ी लेंथ ज्यादा है, ऐसा है, और b कैसा है, ऐसा है। अब की बार मुझे निकालना है b प्लस a, तो पहले क्या रखूंगा, b रखूंगा। ये लो जी, मैंने b रख दिया। अब मुझे a को कहां ले जाके रखना है, इसके हेड से a की टेल को मिला देना है। ये लीजिए, ये हो गया आपका a वेक्टर, और ये इसकी टेल को यहां मिला दिया। किसको मिला दिया, इसकी टेल को मिला दिया। इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया आपका b प्लस a। हुआ कि नहीं हुआ, कौन से लॉ से, ट्राइंगल लॉ से। इस पूरे सेट को उठा के मैं यहां ले जाता हूं, पूरे के पूरे सेट को उठा के यहां ले जाता हूं, तो ये हो गया आपका b, और ये हो गया b, और ये a हो गया यहां। अरे इसके इक्वल है ना, a के इक्वल ही तो है, b के इक्वल b है। और ये क्या आया बच्चों, ये आया b प्लस a। समझ में आया, मैंने इस पूरे को उठा के इस पहले वाले से जोड़ दिया, इससे एक और लो बन गया। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम लो, वाह जी वाह, ये बन गया पैरेललोग्राम लो ऑफ एडिशन। बना कि नहीं बना, इसको और समझेंगे हम आराम से। लेकिन इससे एक चीज प्रूव होगी कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है b प्लस a के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, 7th क्लास में पढ़ी होगी आपने, कम्यूटेटिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बहुत बढ़िया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वेक्टर एडिशन ऑलवेज फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लॉ। ओके, ये इसको फॉलो करता है। दो लॉ बना दिए हमने, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ बहुत कम काम आएगा, इसको भूल जाओ तुम लोग, और बढ़िया बढ़िया तरीके होंगे जब आएंगे, लेकिन ट्रायंगल लॉ बताना जरूरी है क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा काम में आता है। इसको कैसे यूज करते हैं, अच्छा साफ कर दो, चलो बढ़िया। पैरेललोग्राम लॉ लगाना सिखा देता हूं, उसमें अप्लाई करना आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया सा है। मुझे एक तो ये a वेक्टर है, और एक ये यहाँ पर एक गंदा सा है b वेक्टर, इनको ऐड करना है। कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम लॉ में ये ऐसे निकाला a, इसको ऐसे यहीं पे जोड़ दिया b, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये जो बनेगा, ये r वेक्टर जो होगा, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा। हाय, समझ में आया, इसके बराबर यहां खींच लिया, इसके बराबर यहां खींच लिया, डायगोनल इसका खींच लिया, और ये हो गया आपका r वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a प्लस b। क्लियर, आई थिंक क्लियर। उठा के कुछ नहीं करना, दोनों की टेल को जोड़ दो। जैसे भी पैरेललोग्राम में दोनों की टेल जोड़ दी, उसमें हेड को टेल के साथ जोड़ दो। किसमें, ट्रायंगल में। उसको भूल जाओ, उसको केवल इतना याद रखो ट्रायंगल में होता है क्या, थ्योरी याद रखो। एप्लीकेशन इससे करना है, ये आसान रहता है। दोनों की टेल को जोड़ा, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, डायगोनल खींचा, है ना। देखो ये ए, ये ऐसा आ गया b, दोनों की टेल को मिलाओ, ये a है ना, और इसकी टेल को मिला ऐसे, ये b कंप्लीट कर लिया पैरेललोग्राम, इसको ज्वाइन किया, ये r हो गया a प्लस b। इससे आसान कुछ भी नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब समझ में आ गया। जिसको अब समझ में नहीं आया वो इसी को रिपीट देखते रहो जब तक कि क्लियर ना हो। अच्छा, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन।
चलो जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन इज ए ऑपरेशन लाइक एडिशन। कैसे? मुझे कहा जाए कि ए ऐसा है, ए ऐसा है, बी ऐसा है, और मुझे निकालना है ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट करना तो सिखाया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका माइनस भी ले लूंगा। ये लो जी, ये माइनस भी हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लूं, दोनों की 10 ले लो। ये ए, ये ऐसा है तो इसकी 10 मिलाई, ये बी। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ये आर आ गया किसका, ए यहां पर थोड़ा लिखने की जगह नहीं, ए माइनस बी। अरे ए और माइनस बी की जोड़ी तो है, ए और माइनस बी की जोड़ी तो है ये, और ए और माइनस बी की जोड़ किसके इक्वल होगी, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। चलो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर हो गए ना, मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर होना है। अब हम एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं, उसको डिराइव करते हैं, और वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव तो बता दिया आपको, एसोसिएटिव छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, याद कर दिलाना पड़ेगा। सर उस समय कहाँ पढ़ते थे, चौक मारते थे, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होंगे, चाहे मैं ब्रैकेट यहां लगाऊं, चाहे मैं ब्रैकेट यहां लगाऊं। वेक्टर की बात हो रही है तो वेक्टर लगा दो सब पे। यह आपको प्रूव करना है, किसमें, यह आपको प्रूव करना है वेक्टर से। मैं कोशिश करता हूं। देखो, मैंने लिया एक वेक्टर ए, फिर क्या किया मैंने, इसके साथ दूसरा वेक्टर लिया, ट्राइंगल लगा दिया बी, फिर मैंने ये तीसरा वेक्टर ले लिया सी, हेड ट्राइंगल लगाया तो हेड से टेल जोड़ना ना। चल, ये क्या आ गया बच्चों, ए से बी को अगर मैंने मिलाकर यहां पर पहुंचाऊं तो ये क्या वेक्टर आएगा, ये वेक्टर कौन सा आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। इसके हेड से मैंने सी को टेल जोड़ी, इसका मतलब ये जो वेक्टर आ रहा है यहां पर, ये आ रहा है ए प्लस बी, इसके साथ ये ऐड हो रहा है प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया, फिर मैंने ए प्लस बी के साथ सी ऐड कर दिया तो ये आ गया। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपन, पहले ए बी प्लस सी को ऐड कर लेते हैं। बी प्लस सी को बी की हेड से इसकी टेल मिली हुई है, तो ये आ गया बच्चों आपके, ये क्या आ गया, ये आ गया बी प्लस सी। ये डायगोनल क्या आ गया, बी प्लस सी, अरे बी के साथ में सी जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ में ए जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां यही आ गया, यानी यही सेम वेक्टर जो आया वो आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। दोनों एक ही वेक्टर आया, इसका मतलब दोनों इक्वल है। हेंस प्रूव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। समझ गए? चल, अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का गेम हो गया पूरा, दोनों इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके काम भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे। पहले हम इसका एनालिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे और उसके बाद साइन लॉ और कॉस लॉ पढ़ेंगे। ये सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है बच्चों, वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन अगले वीडियो में वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंटिन्यू स्टडीज।